Hi Suresh, Hi Vivek. how are you doing? Fine, fine. So, as we discussed, so from today we will start reviewing some of the research papers in AI, Yeah. जो कि बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, and it is a problem for everyone, जिसमें कि they want to keep updated with the latest AI research papers. Yeah. Right. So we have taken this initiative that we will update ourselves and the other AI developers with the recent developments in the AI community. Okay. और हम research papers पढ़ेंगे जी. और उनके जो reviews हैं we will try to simplify it और we will present it to everyone. Right. We will वैसे बाय द वे जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है एआई के ऊपर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और जो हिसाब से एकदम ड्रास्टिकली दे आर इम्प्रूविंग. जैसे चैट जीपीटी आया था, इट वाज अ रिवॉल्यूशन कि एकदम से चीजें जेएनआई की तरफ सारी शिफ्ट होना चालू हो गई. फिर जेएनआई में कंप्यूटेशन लगने लगा. फिर एकदम से डीप सीक आ गया जहां पे कंप्यूटेशन रिसोर्सेस ने एकदम से ड्रास्टिकली गिरा दिए, गिविंग कंपैरेबल एक्यूरेसी. इट्स वेरी फैसिनेटिंग. सो डीप सीक R1 जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने like it has created a lot of buzz. US में Nvidia shares काफी गिरे, right? और the other big companies in America like OpenAI, Microsoft, Google, all are like trying to find out like how these guys were capable of getting so close or even create this big model or great model. Using very less computational resources. So, if I talk in terms of geopolitics, they are using AI to dominate other countries. Yes. So, like USA is doing XAI. अभी तो एक तरीके से रेस चल रहा है कि who will create like the best model. Because see, if you आप अगर DeepSeek R1 का भी आउटपुट अगर देखोगे, so उन्होंने भी कुछ चीजें अपने नेशन के प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट कर रखी है. जैसे कि अभी किसी ने कोट किया था कि आइडेंटिफाई किया था कि वो अगर आप उसे इंडिया के स्टेट्स के बारे में पता पूछो कि कौन से हैं तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को काउंट नहीं करता. सो इट हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम दैट विल पुश कंट्रीज एंड द डेवलपर्स टू डेवलप मॉडल्स जो कि उनके सराउंडिंग्स के हिसाब से, उनके जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और आइडियाज के हिसाब से अच्छा काम करें. बिकॉज दीज आर गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड इन द कमिंग डेज, राइट? सो ऐसे मॉडल्स बनाना इज अ नीड. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि आज हम अपना पहला पेपर रिव्यू कर रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर और जो मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है. द पेपर नेम इज DeepSeek R1 इंसेंटिवाइजिंग रीजनिंग कैपेबिलिटीज इन LLM via reinforcement learning, right? So the talk we will to discuss, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इतना सिंप्लीफाई रख सकें जिससे कि वो आपको भी समझ में आए और हम लोग भी हमारा जो डिस्कशन भी है उससे हम एक दूसरे को भी ये चीजें समझा सके. Hopefully this format you will enjoy and we will try to keep improving. Right? Right. Okay. So guys, see, we will start about like the type of models that they have released. So उन्होंने generally 2 type of model release किए हैं. पहला का नाम है DeepSeek R1 Zero, दूसरे का नाम है DeepSeek R1. Okay. DeepSeek R1 is an improvement over the DeepSeek R1 Zero. Right? DeepSeek R1 Zero में कुछ उसके प्रोज तो बहुत सारे हैं कि उन्होंने उसको कंपेयर किया है OpenAI के O1 मॉडल के साथ में and they have found out that it is giving the comparable results. Okay. Right? लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, that we will discuss in the further sections, जिसको improve करने के लिए इन्होंने DeepSeek R1 मॉडल बनाया है. वर्जनिंग हर जगह होती है. Yes. They have to improve. Yes. So हम बिफोर स्टार्टिंग कि इन्होंने मॉडल डेवलप कैसे किया है एक बार नॉर्मली हम बात कर लेते हैं. जैसे आप जानते होंगे लाइक LLM मॉडल्स को कैसे ट्रेन किया जाता है जी. लाइक देयर आर 3 steps, major 3 steps of training an LLM model. The first step is pre-training, the second is the supervised fine tuning and the third one is the reinforcement learning.
तो प्री ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, लाइक यू वांट टू टॉक अबाउट इट? प्री ट्रेनिंग में हम मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा देते हैं और वहां पे हम मॉडल को स्क्रैच से बताते हैं, हम बताते हैं उसे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना। Yes. लेट्स सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं कि राइट अ बैड टाइम, तो राइट अ बैड टाइम, सो आप समझोगे बैड टाइम स्टोरी, ये स्टोरी की Yes. बात कर रहे हैं, Yes. ठीक है, जो एक ह्यूमन समझ जाता है। तो इसी तरह से वो देखता है कि विच इज द नेक्स्ट प्रोबेबल वर्ड, Yes. अगर हम कोई सेंटेंस देते हैं तो Yes. तो कुछ इस तरह से हमारे एलएलएम वर्क करते हैं। सो प्री ट्रेनिंग में यही हम उसे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना बताते हैं। यस, लेकिन इसका एक लिमिटेशन जो है कि ये नेक्स्ट वर्ड तो प्रिडिक्ट करना सीख गया, जैसे कि अगर बोले कि वो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, सो इट कैन करेक्टली प्रिडिक्ट दिल्ली। या लेकिन जो इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि पीपल लाइक अस, लाइक ह्यूमंस, अगर कोई उसको एक क्वेरी डालते हैं, सो क्या वो उसका आंसर भी उसी तरीके से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? तो उसके पास अभी ये कैपेबिलिटीज नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली ट्रेन्ड ऑन प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, राइट? सो वो कैपेसिटी आती है उसके अंदर सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग से, जी, राइट? सो इन प्री ट्रेन्ड मॉडल्स की हम एक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग करते हैं, जिसके अंदर हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स लेते हैं। उस डेटा पॉइंट्स के अंदर क्वेरी होता है और उसका रीजन, उसका रिस्पॉन्स होता है। सो इट इज अ क्वेरी रिस्पॉन्स पेयर। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर के इसकी एक सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें एक लेबल जो होगा हमारा टारगेट वेरिएबल होगा, ऑब्वियसली इट विल बी द रिस्पॉन्स जी, एंड द अदर विल बी द इनपुट। सो मॉडल इसके इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स के पैटर्न्स को लर्न करता है। सो दैट इज द सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। तो ये एक मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जब जीपीटी आया था उसके 2-3 महीने बाद हगिंग फेस पे, मतलब टिल नाउ अभी तक ऐसा रश हो गया था कि लेट्स सपोज आप ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हो तो ऑक्यूपेशन से फाइन ऐसा एलएलएम जिसको ऑक्यूपेशन पे फाइन ट्यून किया हुआ, आप इंश्योरेंस पे काम कर रहे हो तो इंश्योरेंस पे किया हुआ फाइन ट्यून एलएलएम, डोमेन स्पेसिफिक। सो सभी ने अपने अपने डोमेन के हिसाब से उसे सुपरवाइज कर दिया और फाइन ट्यून एलएलएम्स के वर्जन निकालना चालू कर देते ऑन दोस रिलीज बेस्ड एलएलएम्स। यस, सो इवन लाइक अभी ऐसे बेस मॉडल्स को यूज करके अपने डोमेन के हिसाब से हम उसकी सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, है ना? जो कि आई मीन इट विल मेक आवर मॉडल कैपेबल कि उस पर्टिकुलर डोमेन में आंसर्स दे सके, राइट? सो यू कैन एक्सप्लोर दिस कैपेसिटीज हगिंग फेस पे। ऐसे डोमेन स्पेसिफिक काफी सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं जिसको आप कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बाय द वे वी कैन गारंटी इट्स एक्यूरेसी, दैट यू हैव टू सी। अगर वो अच्छी नहीं है तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट एज गुड एज मॉडल जितना आप चाहते हो, राइट? एनीवे, सो द थर्ड स्टेप कि हमारे पास एक प्री ट्रेन मॉडल है जो नेक्स्ट वर्ड अच्छा प्रेडिक्ट करता है। हमारे पास नाउ एक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यून मॉडल है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता है। बट व्हाट वी वांट इज दैट दिस मॉडल ये ह्यूमन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आंसर्स दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है? इसको और फर्दर इन आंसर्स को इनहैंस करने के लिए हमें एक फीडबैक बेस्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जी, राइट? सो उसको हम एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेप हमको करना पड़ता है। सो ये स्टेप ह्यूमन फीडबैक से भी हो सकता है और एआई के बेस के फीडबैक से भी हो सकता है, राइट? सो ये 3 स्टेप चाहिए एक अच्छा मॉडल एलएलएम बनाने के लिए, राइट? सो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? इसमें सेकंड स्टेप जो है, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको एक बहुत बड़े मॉडल को ट्रेन करना है विद प्रेडिक्ट कैपेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, ये आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सेकंड स्टेप जो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग है, इसमें हम क्या क्वेश्चन मॉडल को क्या सिखा रहे हैं? क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होना चाहिए, बिलियंस ऑफ दिस। यस, सो इट लर्न्स द पैटर्न, बट दिस इज नॉट द नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। कोई भी इंसान का बेबी अगर लर्न करना सीखता है तो हम उसको क्वेश्चन आंसर रटाते नहीं है, इट इवैल्यूएट्स, इट इवॉल्व्स बाय इटसेल्फ, राइट? सो उन्होंने क्या किया, इस स्टेप को गायब कर दिया है एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। उन्होंने सीधे यूज किया रिइंफोर्समेंट लर्निंग को, राइट? और उस रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए भी जो उन्होंने मेथोडोलॉजी डेवलप करी है वो इन्होंने इन हाउस बिल्ड करी है, जिसको ये GRPO यानी कि ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन के नाम से बोलते हैं। इसके लिए इन्होंने एक अनदर रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 2024 में, जो कि हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? लेकिन ये एक रूल बेस्ड रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें हर एक
जिसमें रिवॉर्ड हम किसी रूल के बेसिस पर हम असाइन करते हैं, ओके राइट? ओके, लाइक रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए एक जो चीज इंपॉर्टेंट जो जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन, दे आर थिंकिंग कि अगर मॉडल मॉडल थिंकिंग में ज्यादा टाइम डिवोट करेगा तो इट विल गिव बेटर आंसर. दिस हैज बीन एन एग्रीमेंट अमॉन्ग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कि अगर वो अच्छी थिंकिंग करता है, ज्यादा थिंकिंग करता है, तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स. जितना आप डिटेल एंड डीप सोचोगे उतना आप यू विल बी मोर अराउंड द आंसर. यस, एक्यूरेसी. सो इसके लिए जो पहला एक अच्छा मॉडल अगर किसी ने बनाया है, सो उसने ओपन एआई ने ओवन मॉडल बनाया है, ओके, राइट? लेकिन उन्होंने भी ये चीज को एक कंप्यूटेड लाइक न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको टेस्ट नहीं किया कि ये कितनी अच्छी थिंकिंग हो रही है यहाँ पे किसी के मॉडल में. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपसीक R1 ने दी है. जिन्होंने जो मॉडल बनाया है उन्होंने एक ये भी चीज उसके अंदर शो किया है कि कितना ज्यादा हमारा मॉडल सोच पा रहा है, राइट? दे हैव मेक इट इन जिसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अच्छी थिंकिंग हो रही है, ज्यादा सोच रहा है मॉडल, राइट? सो इन्होंने क्या किया, लाइक एक्सप्लोर LLM पोटेंशियल टू डेवलप रीजनिंग कैपेसिटी यूजिंग RL, राइट? सो लाइक जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में लर्निंग होती थी उसको हटा करके दे हैव जस्ट केप्ट एक ओपन वर्ड क्रिएट कर लिया है कि मॉडल्स जो है खुद से रीजनिंग कैपेसिटीज डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा सोच पाए, राइट? सो इन्होंने जो अगेन लाइक कमिंग बैक कि डीपसीक R1 ने जो प्री ट्रेन्ड मॉडल बनाया वो डीपसीक V3 बेस नाम से एक उन्होंने पहले ही डेवलप किया है. बड़ा मॉडल मतलब ये. हाँ, वो उनका प्री ट्रेन्ड मॉडल है, ठीक है? और जो उन्होंने R10 मॉडल बनाया, ठीक है, उससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो मॉडल है कुछ नेचुरल रीजनिंग कैपेसिटीज खुद से डेवलप कर रहा है. जैसे कि रीइवैल्यूएशन, कि अपने आंसर्स को रीचेक करना, अपने थिंकिंग को रीइवैल्यूएट करना, अपने आंसर्स को चेक करना. सो ये सारे प्रोसेस उसने खुद से आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है? ओके, सो मेजर कंट्रीब्यूशन दिस रिसर्च पेपर दैट हैज गिवन आर 3 folds. एक तो उन्होंने पोस्ट ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, लाइक जो कि सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग का जो पार्ट है उसको रिमूव किया, रिइंफोर्समेंट लर्निंग लेकर के आए, जिसमें मॉडल खुद से एक्सप्लोर करता है कि उसका चेन ऑफ थॉट्स कैसा होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए. उसे हम एक RL का रिइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू उसे करेक्ट करके रिवॉर्ड्स देते हैं, उसे ग्रेडी बना देते थे. यस. सो वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ये स्किल्स डेवलप करता है मॉडल खुद से, ठीक है? हम वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग में ये रिवॉर्ड बेस्ड मॉडल रिवॉर्ड्स किस तरीके से असाइन किए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट? सो दिस डीपसीक R1 जो मॉडल की जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें पॉइंट नंबर 1 कि वो सेल्फ वेरिफिकेशन करता है, अपने आंसर्स को वेरीफाई करता है. रिफ्लेक्शन, जो कि अपने आंसर्स के ऊपर रिविजिट करता है, जाकर के चेक करता है उसको दोबारा से. और जनरेटिंग लॉन्ग चेन ऑफ थॉट्स, ये कैपेबिलिटी उसके अंदर है. विद टाइम वो हम ज्यादा जब उसकी ट्रेनिंग करते हैं तो वो अपनी चेन ऑफ थॉट्स को और ज्यादा इंक्रीज करता जाता है. सो दैट इज द कैपेबिलिटी. लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी जो कि रीडेबिलिटी का इशू है. ये मॉडल बहुत अच्छा रीडेबल नहीं है. सो रीडेबल नहीं है तो हम लार्ज कम्युनिटी के सामने इसको ला नहीं सकते हैं. लाइक इट शुड बी इजी टू यूज. और रीडेबल नहीं होगा तो a lot of people will not use it. और जो दूसरा पार्ट है is the language mixing. What they have identified कि जो मॉडल है जो खुद से जब लर्निंग स्टार्ट करता है तो इट स्टार्ट थिंकिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. उसने खुद से डेवलप किया है. बट एज ह्यूमन वी थिंक इन वन लैंग्वेज, राइट? और हमने ये भी जब ट्राई किया कि हम इसको फोर्स करते हैं किसी एक लैंग्वेज में सोचने के लिए तो इसकी रीजनिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट? सो एक ये प्रॉब्लम है. इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल आया है, राइट? जिसको हम बोलते हैं डीपसीक R1. यू वांट टू टॉक अबाउट द 4 steps very quickly? Yeah. So
ये जो डीप सीक आर में 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आई थी 4 फेज में जो मैंने देखा था। इसमें पहले उन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवाई थी। It starts with the cold start. कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट में जैसे नाम ही उसे बताया, नाम बताता है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ एसएफटीपी, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो रिकॉर्ड्स का डेटा उन्होंने लिया विच इज वेरी गुड इन क्वालिटी, और फिर वो एसएफटी उसे एसएफटी वहां से एसएफटी करवाया उस थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर। सो दैट इज द कोल्ड स्टार्ट दे हैव डन टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी। जो आपने इशू बताया था रीडेबिलिटी का, तो वो इससे एड्रेस हुआ था। और ये जो उन्होंने किया था वो डीप V3 बेस पे किया था, डीप सीक V3 बेस, इफ आई एम करेक्ट। वो बेस मॉडल यूज किया है जी। फिर सेकंड स्टेप जो मुझे पता है रीजनिंग ओरिएंटेड। तो रीजनिंग ओरिएंटेड में इनका जो गोल था, इससे रीजनिंग इंटेंसिव क्वेश्चंस दिए, और फिर वो क्वेश्चंस पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवाई, लाइक मैथमेटिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस उसको ओवरलोड करवा करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवाई ताकि वो इंटेंसिवली गुड हो जाए रीजनिंग के लिए। फिर थर्ड एंड फोर्थ आप बता दीजिए, दैट रिजेक्शन सैंपलिंग एंड सो इसमें बेसिकली विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डीप सीक R1 के ट्रेनिंग के बारे में हम ज्यादा डिटेल में एक बार और बात कर लेंगे। लेकिन टोटल ये लोग 4 स्टेप में ट्रेनिंग करते हैं, दो बार इन्फोर्समेंट लर्निंग करते हैं और 2 बार सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करते हैं जी। एक बार सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में पहली बार जब वो लोग करते हैं तो एक छोटा डेटा सेट लेकर के करते हैं, जैसे तुमने बताया, ठीक है, लेकिन अच्छी हाई क्वालिटी का डेटा होता है। पहली जो इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है वो इट्स प्योरली फॉर द रीजनिंग पर्पस। दूसरी बार जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग जब करते हैं तो उसमें ये ज्यादा राइटिंग और जनरल नॉलेज के टाइप के टास्क देते हैं जी, और उसके ऊपर मॉडल की ट्रेनिंग कराते हैं उस वैसे डेटा के ऊपर। और जो फोर्थ पार्ट है वो एक जनरल रिइंफोर्समेंट लर्निंग है जिसमें वो इन सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि मॉडल किसी इलीगल आंसर्स नहीं दे रहा है, कुछ हार्मफुल आंसर्स नहीं दे रहा है, राइट, और इट अपना आंसर्स की क्वालिटी, लैंग्वेज मिक्सिंग वगैरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सेटिंग सम बाउंड्रीज ऑन, यस, सेटिंग सम बाउंड्रीज, वो सारे चीजें भी हैं, ठीक है। ओके, सो अगेन अगर हम डीप सीक R1 मॉडल के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करें तो जैसे हमने पहले बात बताया, ये मॉडल क्या करता है, बेस मॉडल लेता है डीप सीक V3 बेस को, जो कि एक पहले से प्री ट्रेन्ड मॉडल है। फिर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग स्टेप्स को ये हटा देता है एंड इट डज सम रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, और रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए टेक्निक कौन सा यूज करता है, GRPO, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। यस, ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए एक अलग से रिसर्च पेपर है, ठीक है। और इसके बेसिस पे वो क्या करता है कि एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग करता है, ठीक है, जिसमें जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो असाइन करने के लिए उन्होंने 2 मेन क्राइटेरियाज रखी हुई हैं। पहला है आंसर, जो उसका रिस्पॉन्स है उसकी एक्यूरेसी जी। वो एक्यूरेसी कैसे आइडेंटिफाई होती है, जैसे कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई कोडिंग का प्रॉब्लम है तो उसके टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे टाइप से टेस्ट केसेस, ये टेस्ट केसेस ये एक्यूरेसी के बेसिस पे एक रिवॉर्ड देता है। दूसरा जो पॉइंट है जो रिवॉर्ड देने का, वो है फॉर्मेट रिवॉर्ड। ओके, सो फॉर्मेट रिवॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी। लाइक इन्होंने एक इनबिल्ट प्रॉम्प्ट दिया हुआ अपने मॉडल को लर्निंग के लिए। वो क्या है, मैं एक बार क्विकली रीड इट। ओके, कि द यूजर आस्क्स द क्वेश्चन and the assistant solve it. The assistant first think about the reasoning in mind and then provides answer to it. The reasoning process will be shown in some identifier, जैसे कि think, then the reasoning process and the think. It's enclosed in this think tag and answer tag. Okay. These tags. And the answers will be shown in the answers tag. So ये एक उन्होंने प्रॉम्प्ट फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एंड इस फॉर्मेट रिवॉर्ड में इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो थिंक टैग्स के अंदर जो उन्होंने थिंकिंग प्रोसेस जो मॉडल ने डाला हुआ है वो कितना अच्छा है जी, राइट। अब मैं अच्छा बोल रहा हूं तो मेरे को एग्जैक्टली इस बारे में इन्होंने पेपर में मेंशन नहीं किया हुआ कि उन्होंने उसकी क्वालिटी भी चेक करी हुई है या फिर जस्ट उसके लेंथ को चेक किया हुआ है। लेकिन इन्होंने लेंथ को मेजर जरूर किया हुआ है, राइट। सो उन्होंने
फाइंड आउट किया है कि अगर हम मॉडल को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करते हैं तो विद टाइम उसका जो चेन ऑफ थॉट्स यानी कि जो रीजनिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जाता है, लीनियरली इंक्रीज होता जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जितनी ज्यादा स्टेप्स में ट्रेन हुआ है वो उतना ही डिटेल्ड रीजन देगा, डिटेल में सोच भी पा रहा है। यस, उसके लिए डिफरेंट टोकन्स असाइन भी हो रहे हैं उसको। जी, राइट जी। सो उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ उसके वो ज्यादा डीप सोचना स्टार्ट कर पा रहा है। और ये कोई एक फोर्सफुली डेवलप्ड स्किल नहीं है जो मॉडल ने सीखा है जी। ये कैपेसिटी उसने एक नेचुरल लैंग्वेज के नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के थ्रू सीखा है, जो एक बाय प्रोडक्ट होता है, इस तरह से एकदम से Yes. बाहर से कंपनी अंदर से निकला है कि अंदर से निकला है। हाँ कि भाई ये तो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। हाँ भाई ये ऐसा चल रहा है। सो इसने अपने ट्रेनिंग टेम्पलेट के अंदर ये जो फॉर्मेट जो मैंने बताया वो फिक्स किया हुआ है। जनरली हम जब अगर किसी जनरेटिव एआई को एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम इसके अंदर अगर उसको थिंकिंग के लिए भी जब बोलते हैं ना तो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम अपना प्रॉम्प्ट में थोड़े से चेंज कर देते हैं। राइट कि आपको अगर इंश्योरेंस के बारे में सोचना है तो थिंक अबाउट एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट, और फिर उसके हिसाब से आप पहले वेरीफाई करो कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, फिर देखो कि इसमें रिस्क कितना आता है फॉर एग्जांपल, है ना, और इस डायरेक्शन में सोचो। लेकिन इन्होंने ऐसे कंटेंट स्पेसिफिक इन्होंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ है, एक जनरल दिया हुआ है। राइट ये इंश्योर करने के लिए कि मॉडल वो डायरेक्शंस खुद से सीखे। ओके, जब जो चेन ऑफ थॉट्स आप बता रहे थे वो उसे ओपन रख दिया है कि Yes. यू शुड एक्सप्लोर, जहां तक आप जा सकते हो एक्सप्लोर करो एंड कम विद गुड रीजनिंग Yes. एंड डिटेल्ड रीजनिंग। यस सो उन्होंने वो उसके लिए ओपन छोड़ दिया। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि दे आइडेंटिफाइड फर्स्ट थिंग कि विद द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेनिंग स्टेप्स जो थॉट प्रोसेस की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी कि जो टैग थिंक टैग्स के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस का जो लेंथ आया था वो इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, तो वो ज्यादा डीप में सोचना शुरू कर देता है। एंड दे हैव वेरी स्पेसिफिकली एंड इंटेंशनली मेंशन वन ब्यूटीफुल थिंग दैट इज देयर आहा मोमेंट। they are calling it aha moment। Yeah. Okay, and it is really beautiful। Yeah. इसने क्या किया है, इन्होंने एक मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया, उसने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड एट अ सर्टेन स्टेज उसने उसमें क्या बोला है, लेट्स रीवैल्यूएट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कि उसने क्या किया कि अपने आंसर्स को उसने रीचेक करना स्टार्ट कर दिया। एंड सी इसने आपने को जब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रीचेक योर आंसर, इट्स जस्ट डबली श्योरिंग बिफोर गिविंग द आंसर। यस सो उसने क्या हुआ है कि अपने रिवॉर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए, आंसर्स को इंक्रीज की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए और अपने फॉर्मेट रिवॉर्ड को इंश्योर करने के लिए ये चीज उसने खुद से सीख लिया कि अगर मैं अपने आंसर्स को रीवैल्यूएट करता हूं तो मेरे आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। मतलब कि हो सकता है कि पहली बार में कुछ उसने हेलोसिनेट या कुछ गलत जगह पे उसकी आगे पीछे एक्यूरेसी हो गई होगी, तो रीवैल्यूएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ऐसा होता है तो वो इंप्रूव हो जाएगी। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कि टू अर्न मोर रिवॉर्ड्स। यस यस सो ये खुद से सीख गया कि मेरे को अपने आंसर्स को रीवैल्यूएट करना है। जी, ग्रेट थिंग, आई लव दिस थिंग एंड दिस इज अ Actually रियली great. आहा मोमेंट। एंड इससे थोड़ा सा I mean it opens up a door in and some interest in this AI domain और जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं उस डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि हम अपने मॉडल्स की ट्रेनिंग केवल सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग से ना करें, वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द रेनफोर्समेंट लर्निंग डायरेक्शन, बिकॉज उससे वो ऐसी कैपेसिटीज ऑटोमेटिकली सीख रहा है। सो इट इज अ मोर नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। राइट, ठीक है। सो इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? आप ही बताइए। या सो आई विल टॉक अबाउट इट। सो DeepSeek R1 जीरो मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है हमने पहले भी डिस्कस किए थे। मिक्सिंग लैंग्वेज एंड एक ये लैंग्वेज इसने खुद से ये चीज सीख लिया है कि लैंग्वेज मिक्स कर दे रहे हैं, सो दे स्टार्ट थिंकिंग इन मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस।
और जैसे हमने पहले बात किया कि इवन हम अगर उसको कंस्ट्रेंट करते हैं एक लैंग्वेज में सीखने से या फिर आंसर देने से, तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी भी गिर जाती है। और दूसरा जो पार्ट है कि ये जो आंसर्स दे रहा है, राइट, वो रीडेबल नहीं है, उसकी रीडेबिलिटी काफी कम है। सो जो DeepSeek R1 मॉडल आया है, सो इसके बारे में जो हमने पीछे बात कर रहे थे उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। पहला चीज है कोल्ड स्टार्ट जी। इसमें 4 पार्ट में ट्रेनिंग किया है। पहला स्टेप कोल्ड स्टार्ट उसको बोल रहे हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ दूसरे मॉडल्स, अच्छे मॉडल्स को यूज करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं DeepSeek V3 बेस, सॉरी, सो DeepSeek V3 बेस मॉडल को यूज करके इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर्स प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट करवाए हैं कि आप इसको अच्छा डिटेल आंसर दो। ओके। और फिर ह्यूमन से उसको रिफाइन करवाया है, इंश्योर कराया कि वो सारे अच्छे आंसर्स हों, ठीक है, उनकी लैंग्वेज सही हो, एक लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, और उसकी रीजनिंग काफी ब्रॉड और डिटेल्ड हो। और फिर हमारे DeepSeek V3 बेस मॉडल को इसके ऊपर एक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग करेंगे, राइट। दूसरा स्टेप ये है कि वो सिमिलर टू द फर्स्ट मॉडल जो कि हमने DeepSeek R1 0 मॉडल था, उसमें क्या था कि उन्होंने जो रीजनिंग कैपेसिटी लर्न कराने के लिए जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग करी थी, वो प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट किया है इंटेंसिव रीजनिंग लर्निंग। हाँ, ठीक है। सो दिस इज फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द लर्निंग द रीजनिंग कैपेबिलिटीज। तीसरे स्टेप के अंदर इन्होंने जनरल टास्क के लिए लर्निंग इंप्रूव करने के लिए इन्होंने प्रॉम्प्ट्स यूज करके ही दूसरे डेटा जनरेट कराए हैं, जो कि राइटिंग के लिए है, रोल प्ले के लिए है, अदर जनरल टास्क के लिए है। इस स्टेज को वो रिजेक्शन सैम्पलिंग प्रोवाइड फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, राइट। सो इस स्टेज के अंदर भी आई मीन ये मॉडल को इस डेटा से ट्रेन करते हैं, ह्यूमन से करेक्ट करा करके, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि डेटा इक्वालिटी अच्छी हो, और ह्यूमंस से इस डेटा को रिफाइन करा करके जब मॉडल की दोबारा से सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करते हैं जी। बस एक बात पूछ लीजिए, जैसे उसका थर्ड स्टेज का नाम रिजेक्शन सैम्पलिंग है, हाँ, ठीक है। तो जो रिजेक्शन सैम्पलिंग में समझ रहा हूँ, इन्होंने एक तो अक्रॉस ऑल डोमेन जाने की कोशिश करी है और उसे जेनरिक बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं सोचता हूँ शायद ये बायस को भी हटाने के लिए किया है कि देयर शुड नॉट बी एवरीथिंग रिलेटेड टू रोल एंड प्ले। यस। सो बैलेंस रखने के लिए कुछ रिजेक्शन सैम्पलिंग उसे बैलेंस आउट किया होगा कि भाई हर जगह के कुछ सैंपल्स और एक्स्ट्रा सैंपल्स को रिजेक्ट बाहर कर दिया होगा। यस यस यस। सो इसमें जो जिन आउटपुट्स के अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं है, हाँ, उन्होंने बाहर कर दिया, लैंग्वेज मिक्सिंग है, रीडेबल नहीं है, इन सब चीजों को बाहर किया टू मेंटेन द क्वालिटी आल्सो। यस यस। और लास्ट स्टेप में उन्होंने एक जनरल रिइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ऑल सिनेरियोस किया है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने ये पार्ट्स पे इंश्योर किया है कि ये कोई हार्मफुल आंसर्स ना दे, इलीगल आंसर्स ना दे, कुछ बाउंड्री सेटअप किए हैं, ठीक है। सो ये इनका ओवरऑल DeepSeek R1 मॉडल तक की स्टोरी थी। लेकिन एक और ब्यूटीफुल चीज इन्होंने जो बताई है, वो बताया डिस्टिलेशन प्रोसेस को, जो कि द पर्पस जो उन्होंने बोला है इसके लिए, टू एम्पावर द स्मॉल मॉडल्स। सो जिस रीजन के लिए ये मॉडल और DeepSeek R1 का पॉपुलर हुआ कि ये लाइक एवरीवन इज थिंकिंग कि हम अपना LLM बना सकते हैं विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, उसके लिए, ठीक है। सो उसके लिए ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को इन्होंने सजेस्ट किया है। लाइक हम अगर मेरे को आज एक LLM मॉडल बनाना है, सो जैसे हमने पहले बात किया, 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक, हमको प्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर हमको एक सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग ऑन मिलियंस ऑफ डेटा करना पड़ेगा, और फिर हमको एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये सारा पार्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो अभी लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्री ट्रेन मॉडल, जैसे लामा है जी, ठीक है। सो अगर मेरे को DeepSeek R1 जैसा अगर एक मॉडल बनाना होगा, DeepSeek R1 0 जैसा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? रिइंफोर्समेंट लर्निंग करके, इतना ये लोग बोल रहे हैं, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि उसके बाद मैं DeepSeek R1 इतना अच्छा मॉडल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, राइट।
R1 इतना अच्छा मॉडल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो कि स्मॉल मॉडल्स की रिइंफोर्समेंट लर्निंग करके आपने दूसरा एक मॉडल बनाया, तो उसके रीजनिंग कैपेबिलिटीज, और एक दूसरा टेक्निक जिसमें क्या किया आपने, डीपसीक R1 जैसे मॉडल उठाए जी, और उससे आउटपुट जनरेट किया, उस आउटपुट को यूज करके स्मॉल मॉडल की सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करी। ओके, तो जब आप सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करोगे तो आपका जो मॉडल स्मॉल मॉडल है उसके अंदर सिमिलर रीजनिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी जैसे डीपसीक R1 के अंदर है, ठीक है। सो इसको ये लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। सो आप अपने छोटे मॉडल्स को उठा करके कुछ सैंपल केसेस जनरेट करा करके डीपसीक R1 या फिर ओपन एआई का जो मॉडल है अपना जी, वो यूज करके कुछ अच्छे रीजनिंग के आंसर्स जनरेट करा करके अगर छोटे मॉडल्स की ट्रेनिंग करते हो तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर मैं सिर्फ बोलूं कि ये डिस्टिलेशन अप्रोच में इन्होंने ट्राई करा है कि दो एलएलएम के बीच में कुछ शेयरिंग ऑफ रीजनिंग यस, टू एम्पावर ईच अदर, एम्पावर अनदर मॉडल। यस, यस। तो आप बड़े मॉडल को यूज करके छोटे मॉडल्स को अच्छा बना सकते हो, बेसिकली दैट इज द आइडिया, अराउंड द सेम और कंपैरेबल रीजनिंग। सो इट विल ओपन अप मोर स्पेस कि ठीक है, हम हर कोई लाइक पीपल कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग देयर ओन LLMs, देयर इज सर्टेन डायरेक्शन दैट DeepSeek they have provided to the community. So मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत ही अच्छा पेपर है, ठीक है। दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग रियली गुड, लाइक एवरीवन नोज इट, ठीक है। एंड इससे जो कुछ चीजें इन्होंने, जो सबसे अच्छी बात है कि जो इन्होंने ओपननेस रखी है, लाइक नो वन नोज कि ओपन एआई का मॉडल इतना अच्छा रीजन आंसर्स कैसे दे रहा है, जो उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको उन्होंने हिडन रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको ओपन किया हुआ है, राइट। सो दिस इज अ गुड थिंग, लाइक अ लॉट ऑफ other developers They want to contribute this. Yes, Contribute this. Now this is to the open world and everyone can think about it. And if you have some better ideas, we have some better ideas, and everyone else there they have better ideas, so we can think of developing something really good. Yeah, so that is the idea. I think ये हमारा पेपर पहला पेपर का रिव्यू था। आई थिंक दिस आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो भी यू जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड हमें आप बता दो कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जो कि हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने के लिए। बट प्लीज स्टार्ट सपोर्टिंग अस ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम ये काम करते रहें। Thank you guys. थैंक यू, बाय, थैंक यू सुरेश, बाय बाय, Thank you, Vic.